कभी सोचा है पानी क्या है? सिर्फ एक तरल, एक रसायन, H2O, या फिर कुछ और? कुछ जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी, कुछ जो जीवन देता है और कभी कभी जीवन ले भी लेता है, कुछ जो सबको जोड़ता है। नदियाँ, समुद्र, बारिश का पानी, आंसू का पानी, शरीर में बहता खून का पानी, सब एक ही तो है ना। एक ऐसी चीज जिसके बिना जीवन नहीं, लेकिन जिसके साथ एक रहस्य भी है, एक अभिशाप भी, एक वरदान भी, और एक कॉवेनेंट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि एक पूरे देश, एक पूरी सदी और उससे भी बढ़कर मानवीय भावनाओं के सागर की कहानी है। ये कहानी है पानी के साथ बंधे एक रहस्य की, एक ऐसे रहस्य की जो एक परिवार की 3 पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जो प्यार में बांधता है और मौत से भी बांधता है। ये किताब है द कॉवेनेंट ऑफ वाटर और लिखी है एक सर्जन और एक कथाकार अब्राहम वर्गीज ने। ये किताब सिर्फ पन्नों में स्याही नहीं, बल्कि जीवन के सारे रंग भरती है। इसमें है प्यार की कोमलता, दर्द की गहराई, विज्ञान की जिज्ञासा और आस्था का विश्वास। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अपने परिवारों के रहस्य, अपने अपने दर्द और अपनी अपनी आशाएं देख सकते हैं। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस विशाल और गहरे सागर में, एक ऐसी कहानी में जो 1900 के केरल में शुरू होती है। साल 1900 है, स्थान है दक्षिणी केरल का एक शांत हरा भरा इलाका जहां पानी जमीन से ज्यादा है। नहरें, झीलें, बैक वाटर्स, जीवन यह पानी की लय पर चलता है। और इसी लय में एक 12 साल की लड़की की शादी हो रही है। उसका नाम हमें पता नहीं, वो सिर्फ बड़ी अम्मा बनने जा रही है, एक 40 वर्षीय विधुर से, जिसकी पहली पत्नी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक रहस्यमय दुर्घटना जिसका केंद्र था पानी। ये लड़की जो अभी बच्ची ही है, एक नए घर, एक नए परिवार और एक अजीबोगरीब पारिवारिक अभिशाप के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। उसके पति जो एक दयालु और समझदार आदमी है, उसे एक चेतावनी देते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वो कहते हैं, हमारे परिवार में एक बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों को पानी से डर लगता है, और जो लोग इस डर को नजरअंदाज करते हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक मेडिकल रहस्य है। एक ऐसी स्थिति जहां शरीर अचानक बिना किसी चोट या बीमारी के पानी में जाकर बेहोश हो जाता है और डूब जाता है। परिवार इसे द कोजी कोले या वाटर डिजीज कहता है। और इसी रहस्य के साथ बड़ी अम्मा की जिंदगी शुरू होती है। वो इस परिवार की रीढ़ बन जाती है। उसकी अपनी एक बेटी होती है, फिलिप्पा, जिसे प्यार से बेबी मोल कहते हैं। और फिर एक दत्तक पुत्र, डिगली, जो एक दिन इस परिवार के भाग्य को बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है, समय बीतता है। बड़ी अम्मा अब एक दृढ़ समझदार औरत बन चुकी है। उसका परिवार बढ़ता है। उसकी बेटी बेबी मोल बड़ी होकर एक सुंदर युवती बनती है और उसकी शादी होती है एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवक मैथ्यू से, जो एक नौकरी के सिलसिले में कोलकाता जाता है। यहाँ कहानी की एक नई शाखा फूटती है। कोलकाता में मैथ्यू एक डॉक्टर डिगली से मिलता है, और हैरानी की बात, डॉक्टर डिगली कोई और नहीं, बड़ी अम्मा का वही दत्तक पुत्र है जो अब एक प्रतिष्ठित सर्जन बन चुका है। दोनों मिलते हैं और एक दोस्ती शुरू होती है। डिगली एक प्रतिभाशाली सर्जन है, लेकिन उसके अपने दर्द हैं, उसकी अपनी तलाश है, और वो इसी तलाश में इस वाटर डिजीज के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो समझना चाहता है कि आखिर ये क्या है जो उसके परिवार के लोगों को पानी में खींच लेता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बेबी मोल और मैथ्यू का एक बेटा होता है, एलन। और एलन को भी वही बीमारी है, वो भी पानी से डरता है। उसकी माँ बेबी मोल अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वो उसे पानी से दूर रखती है। लेकिन क्या किसी को जीवन भर पानी से दूर रखा जा सकता है, खासकर केरल जैसी जगह पर? और फिर एक दुर्घटना होती है, एक ऐसी दुर्घटना जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है, एलन के साथ, पानी के साथ। और इस दुर्घटना के बाद बेबी मोल टूट जाती है। दुख और अपराध बोध में डूबी हुई वो अपने बेटे की याद में एक अस्पताल बनाने का फैसला करती है, एक ऐसा अस्पताल जहां गरीबों का इलाज हो सके। और यहीं से कहानी की एक नई परत खुलती है।
बेबी मोल इस अस्पताल के निर्माण की देखरेख करती है और इसी दौरान वो एक मजदूर से मिलती है, एक साधारण सा आदमी जिसका नाम है शिवरामन। लेकिन शिवरामन साधारण नहीं है, वो एक कुशल कारीगर है और धीरे धीरे वो बेबी मोल का विश्वास पात्र बन जाता है। एक दोस्त और फिर कुछ और भी। यहाँ पर लेखक अब्राहम वर्गीस हमें मानवीय भावनाओं की गहराई में ले जाते हैं। बेबी मोल जो एक माँ के रूप में टूट चुकी है, जो एक पत्नी के रूप में अकेली है क्योंकि मैथ्यू कोलकाता में है, वो शिवरामन में सहारा ढूंढती है। और ये रिश्ता जो शुरू में सहयोग और दोस्ती का था, धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। एक ऐसा प्यार जो सामाजिक बंधनों, जाति और हैसियत के बंधनों को तोड़ता है। एक ऐसा प्यार जो अफसोस और उम्मीद के बीच पनपता है। लेकिन ये प्यार भी आसान नहीं है। शिवरामन की अपनी पिछली जिंदगी है, अपना दर्द है और बेबी मोल को समाज के डर का सामना करना पड़ता है। ये रिश्ता उनके लिए एक नई तरह की प्रतिज्ञा बन जाता है, पानी के रहस्यमय कॉवेनेंट के साथ साथ एक इंसानी कॉवेनेंट, प्यार और विश्वास का। इस बीच डॉ डिगली अपनी रिसर्च जारी रखता है। वो समझने की कोशिश करता है कि ये वाटर डिजीज आखिर है क्या। और यहाँ लेखक हमें मेडिसिन के इतिहास की एक शानदार यात्रा पर ले जाता है। हम देखते हैं कि कैसे 20वीं सदी में मेडिकल साइंस तरक्की कर रही थी, कैसे नई खोजें हो रही थी। डिगली को पता चलता है कि ये बीमारी शायद कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, शायद एपिलेप्सी का एक दुर्लभ रूप जो पानी के संपर्क में आने से ट्रिगर होता है। उसे ये भी पता चलता है कि ये बीमारी सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में ऐसे मामले हैं। और फिर एक और पीढ़ी आती है। बेबी मोल और शिवरामन का एक बेटा होता है, लेनिन। और लेनिन को भी वही बीमारी है, पानी का डर, पानी का अभिशाप। यह अभिशाप अब तीसरी पीढ़ी में आ चुका है। अब कहानी 1960 और 70 के दशक में पहुंचती है। लेनिन बड़ा हो रहा है। वो एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़का है। उसे अपनी बीमारी के बारे में पता है, उसे पानी से डर लगता है, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा भी है। वो जानना चाहता है कि ये बीमारी आखिर है क्या, और वो डॉक्टर बनने का फैसला करता है ताकि वो खुद इस रहस्य को सुलझा सके। लेनिन की मेडिकल की पढ़ाई, उसकी संघर्ष, उसकी जिज्ञासा, ये सब कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। वो न सिर्फ इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है, बल्कि वो अपने परिवार के इतिहास को, अपनी पहचान को समझना चाहता है। वो अपने पिता शिवरामन और अपनी माँ बेबी मोल के प्यार की कहानी को समझना चाहता है। वो अपनी दादी, बड़ी अम्मा की ताकत को समझना चाहता है। और आखिरकार लेनिन को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। अपनी मेडिकल रिसर्च और पारिवारिक इतिहास को जोड़ते हुए वो समझ पाता है कि ये वाटर डिजीज आखिर है क्या। ये कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन है। एक ऐसी स्थिति जिसमें पानी का तापमान या संवेदना अचानक दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म पैदा कर देती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसे वाटर इमर्शन एपिलेप्सी या एक विशेष प्रकार की रिफ्लेक्स एपिलेप्सी कहा जा सकता है। ये कोई पारलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि शरीर की एक वायरिंग में गड़बड़ी थी। एक ऐसी गड़बड़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। और जब लेनिन ये समझता है तो उसके लिए दुनिया बदल जाती है। अभिशाप विज्ञान बन जाता है, रहस्य एक डायग्नोसिस बन जाता है, डर समझ में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर लेखक अब्राहम वर्गीस हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बीमारी का नाम जान लेना ही काफी नहीं है। नाम जानने से दर्द खत्म नहीं हो जाता। उस बीमारी से जुड़ी यादें, नुकसान, डर, वो सब रह जाता है। बड़ी अम्मा ने अपने पति को खोया, बेबी मोल ने अपने बेटे एलन को खोया, लेनिन ने अपने भाई को खोया। विज्ञान उन्हें वापस नहीं ला सकता। तो फिर इस पूरी महाकाव्य कहानी का सार क्या है? द कॉवेनेंट ऑफ वाटर हमें आखिर क्या बताना चाहती है? ये किताब सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर की कहानी नहीं है, ये कनेक्शन की कहानी है, हर चीज के बीच के कनेक्शन की। एक पल के लिए रुकिए और गहराई में जाइए। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है, हम सबके भीतर के उस सत्य का दर्पण जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके परिवार में कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसा नाम जिसे बोलने से लोग चुप हो जाते हैं? कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी घटना जो एक अघोषित रहस्य बनकर दीवारों में चिपकी रहती है?
द कॉवेनेंट ऑफ वाटर हमें यही दिखाती है। ये रहस्य, ये पानी का रहस्य असल में हम सबके परिवारों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। अब इस किताब के दार्शनिक हृदय पर आते हैं। ये किताब हमें 4 बुनियादी सत्य दिखाती है जो हमारे अपने जीवन की नींव है। पहला सत्य, सब कुछ एक दूसरे से बुना हुआ है। ये किताब पानी को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती है। पानी सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये वो धागा है जो हर चीज को सिलता है। वो धागा जो नदी को समुद्र से जोड़ता है, वही धागा बारिश की एक बूंद को उस कुएं के पानी से जोड़ता है जिससे बड़ी अम्मा प्यास बुझाती थी। वही धागा उस पानी से जुड़ा है जो बेबी मोल के आंसू बनकर बहा, और वही धागा उस खून में भी है जो लेनिन की नसों में दौड़ता है, वही जीन लेकर। ये एक अद्भुत बनावट है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक विशाल जीवित टेपेस्ट्री के हिस्से हैं। हमारे कर्म, हमारे जीन, हमारे दर्द सब एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। जब एक धागा खींचते हैं तो पूरी बुनावट हिलती है। बड़ी अम्मा का एक फैसला बेबी मोल के जीवन को प्रभावित करता है। बेबी मोल का एक प्यार लेनिन के भविष्य को आकार देता है। क्या आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ? माता पिता का एक निर्णय जो आपकी पूरी शिक्षा, आपके पेशे को प्रभावित कर गया। एक पारिवारिक झगड़ा जिसकी छाया सालों तक पड़ती रही। यही तो है वो बुनावट। दूसरा सत्य, प्यार और पीड़ा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किताब हमें एक कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है। जिस गहराई से आप प्यार करते हैं, उसी गहराई से आप दुख पाते हैं। बेबी मोल एलन से बेतहाशा प्यार करती थी, और जब एलन चला गया तो वही प्यार एक ऐसा गहरा कच्चा घाव बन गया जो कभी भरा ही नहीं। लेकिन यहाँ मोड़ देखिए, इसी घाव ने उसे शिवरामन की मानवीय गर्मजोशी की तरफ खींचा। उसी दर्द ने उसमें एक अस्पताल बनाने की ताकत भरी ताकि दूसरों का दुख कम हो सके। टॉ डिगली का प्यार क्या था? अपने परिवार के प्रति एक कर्तव्य का प्यार, और यही प्यार उसके भीतर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा जगाता है। वो प्यार ही उसे इस रहस्य की गुफा में उतारता है। हम अक्सर दर्द से भागते हैं, लेकिन ये किताब पूछती है, क्या दर्द हमारी सबसे बड़ी शिक्षक नहीं है? क्या वो हमें और संवेदनशील और मजबूत नहीं बनाता? आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द, क्या उसने आपको वो नहीं सिखाया जो आराम के पलों ने कभी नहीं सिखाया होगा? तीसरा सत्य, विश्वास और तर्क दोनों ही हमारे रास्ते के साथी हैं। हमारे दिमाग को अक्सर ये सिखाया जाता है कि आस्था और विज्ञान आपस में लड़ते हैं। या तो आप एक तरफ हो सकते हैं या दूसरी तरफ। लेकिन ये परिवार, ये किताब इस झूठ को तोड़ देती है। बड़ी अम्मा की आस्था उसकी शक्ति है। जब उसके सामने कोई जवाब नहीं होता तो वो प्रार्थना में शांति ढूंढती है। ये आस्था ही है जो उसे हर तूफान में खड़ा रखती है। दूसरी ओर डिगली और लेनिन है। उनके लिए समाधान प्रयोगशाला में है, माइक्रोस्कोप के नीचे है। और किताब हमें दिखाती है कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे का विरोध नहीं करते बल्कि पूरक हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल अंधेरे समुद्र की। आस्था वो नाव है जो आपको समुद्र में तैरने का साहस देती है। ये विश्वास देती है कि आप डूबेंगे नहीं। और विज्ञान वो कंपास और मैप है जो आपको दिशा दिखाता है ताकि आप बेमतलब भटकते न रह जाएं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा नहीं महसूस किया? कठिन समय में एक तरफ तो आप प्रार्थना करते हैं, आस्था से शक्ति लेते हैं, और दूसरी तरफ समस्या का हल ढूंढने के लिए तर्क और योजना बनाते हैं। ये हमारी पूरी मानवता की 2 आवश्यक शक्तियां हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, हम अपने अतीत के उत्तराधिकारी हैं। 1900 से 1970 तक का ये सफर सिर्फ समय का सफर नहीं है, ये विरासत का सफर है। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्या सच में? बड़ी अम्मा के डर ने बेबी मोल के मन में कितने डर बोए होंगे? बेबी मोल के दर्द ने लेनिन के चरित्र को कैसे ढाला होगा? हम अपने साथ सिर्फ शारीरिक जीन नहीं लेकर आते, हम लेकर आते हैं भावनात्मक जीन। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे डर, आशाएं, अधूरे सपने, चुप रह गए राज। लेनिन सिर्फ एक बीमारी से नहीं लड़ रहा, वो अपने दादा परदादा के उस अघोषित भय से लड़ रहा है जो एक अभिशाप की तरह मुंह बाएं खड़ा था। और यही हम सबकी लड़ाई है। हमारा काम अपने अतीत से मुंह मोड़ना नहीं है, हमारा काम है उसकी ओर मुड़कर देखना, उन सभी कहानियों को सुनना जो चुपचाप दबा दी गई, उन दर्दों को स्वीकार करना
जिन्हें कमजोरी समझकर छुपाया गया। तभी हम उनसे मुक्त हो पाएंगे, तभी हम अपनी खुद की नई कहानी लिख पाएंगे। और अब इस पूरी कहानी का कोर पॉइंट कॉवेनेंट, यानी एक गहरी कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा। ये शब्द सुनने में थोड़ा फॉर्मल और लीगल सा लगता है, लेकिन इस किताब में इसका मतलब है जिंदगी के सबसे वार्म, सबसे ह्यूमन प्रोमिसेस। ये कमिटमेंट्स किसी पेपर पर साइन नहीं होते, ये दिल और मेमोरी पर लिखे जाते हैं। बड़ी अम्मा की कमिटमेंट थी एक प्रोटेक्टर की कमिटमेंट, एक ऐसा प्रॉमिस जो प्यार से शुरू हुआ लेकिन डर से बना। मैं तुम्हें पानी से बचाऊंगी, भले ही इसके लिए तुम्हें पानी की खुशी से दूर रखना पड़े। ये कमिटमेंट केयर से पैदा हुई थी, पर समय के साथ फियर ड्रिवन कंट्रोल बन गई, एक ऐसी इनविजिबल चेन जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। बेबी मोल की कमिटमेंट थी एक टूटी हुई माँ की कमिटमेंट, एक ऐसा डिसीजन जो अनबेरेबल पेन से निकला। मेरे बेटे की मौत बेकार नहीं जाएगी, मैं उसकी याद में कुछ ऐसा बनाऊंगी जो दूसरों के दर्द को थोड़ा कम कर सके। ये पेन से जन्मी कंपैशन की कमिटमेंट थी। टॉ डिगली की कमिटमेंट थी एक क्यूरियस माइंड की कमिटमेंट। मैं इस अंधेरे में रोशनी लाऊंगा, मैं सुपरस्टिशन को नॉलेज से और रहस्य को समझ से रिप्लेस करूंगा। ये सर्विस और लर्निंग की कमिटमेंट थी। और लेनिन की कमिटमेंट, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ब्यूटीफुल कमिटमेंट, ये एक्सेप्टेंस की कमिटमेंट है। मैं इस बीमारी से लड़ूंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं अपने पूरे पास्ट को, इन सारे सीक्रेट्स को, इन सारे पेन्स को एक्सेप्ट करूंगा। मैं इन्हें छुपाऊंगा नहीं, इनसे भागूंगा नहीं, मैं इन्हें एम्ब्रेस करूंगा, क्योंकि यही मेरी स्टोरी है, यही मैं हूं। दोस्तों, क्या ये कमिटमेंट हम सबके लिए नहीं है? अपने फैमिली सीक्रेट्स को एक्सेप्ट करने की, अपने इनहेरिटेड पेन्स को समझने की और उनसे आगे बढ़ने की कमिटमेंट। ये किताब हमें याद दिलाती है हम अकेले नहीं हैं। हम एक बहुत लंबी स्टोरी का एक चैप्टर हैं, और हमारा काम है इस स्टोरी को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा कंपैशन के साथ आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, द कवेनेंट ऑफ वाटर हमें ये सिखाती है कि लाइफ सिर्फ प्रेजेंट नहीं होती, लाइफ एक इनहेरिटेंस होती है। हमें अपने एंसेस्टर्स से सिर्फ फेस या प्रॉपर्टी नहीं मिलती, हमें उनके पेन्स, उनके सीक्रेट्स और उनकी अधूरी इच्छाएं भी मिलती हैं। और हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि हम उनसे डरें या उन्हें दबा दें। हमारा काम है उन्हें समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना, और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें हील करना। ये किताब एक फैमिली डायरी जैसी है, जिसके हर पेज पर पानी है, कभी आंसुओं का, कभी नदी का, कभी बारिश का, और कभी समंदर का। और सच तो ये है कि हम सबके पास अपनी अपनी डायरी है। हमारे फैमिलीज के भी अपने सीक्रेट्स हैं, कोई इलनेस, कोई पुराना कॉन्फ्लिक्ट, कोई टूटा हुआ रिश्ता या कोई खोया हुआ प्यार। ये सब हमारे अपने वाटर सीक्रेट्स हैं। अब्राहम वर्गीज एक सर्जन होने के नाते शायद यही कहना चाहते हैं, जिस तरह एक सर्जन बॉडी के अंदर जाकर डिजीज को ढूंढता है, उसे समझता है और उसे ठीक करता है, उसी तरह हमें भी अपने फैमिली हिस्ट्री के अंदर जाना चाहिए, उन पेन्स को देखना चाहिए, उन सीक्रेट्स को ऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम सिर्फ खुद को ही नहीं, आने वाली जनरेशन्स को भी हील कर सकें। अब सवाल आता है, क्या कहानी का कोई क्लियर एंडिंग है? क्या हर सवाल का जवाब मिलता है? दोस्तों, जिंदगी की हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, कुछ कहानियों का एंडिंग नहीं होता, वो बस आगे चलती रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पेन से एक लेसन में, एक सीक्रेट से एक स्टोरी में। द कवेनेंट ऑफ वाटर का एंडिंग भी ऐसा ही है। ये एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। लेनिन के लिए खुद को एक्सेप्ट करके जीने की, और हमारे लिए अपने फैमिली सीक्रेट्स को देखने की। तो अगली बार जब आप पानी देखें, चाहे वो गिलास में हो, बारिश की बूंद हो, नदी का फ्लो हो, या आंख में आया आंसू, एक पल रुकिए, सोचिए, क्या ये सिर्फ पानी है या कोई कहानी, कोई विरासत, कोई कमिटमेंट? हो सकता है आपके परिवार का भी कोई वाटर सीक्रेट हो, और शायद उसे समझने, एक्सेप्ट करने और उससे आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया हो। क्योंकि पानी सिर्फ डुबोता नहीं दोस्तों, पानी साफ भी करता है, बहाकर ले जाता है और न्यू बिगिनिंग्स के लिए जगह बनाता है। यही थी द कवेनेंट ऑफ वाटर की कहानी, 3 जनरेशंस, एक रहस्य और अनगिनत दिलों के बीच बहती हुई। अगर ये समरी आपको कनेक्ट कर पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में अपनी फीलिंग ज़रूर लिखें, क्योंकि हर कमेंट एक नई कहानी की शुरुआत होता है। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, और अपने दिल के हर सीक्रेट को प्यार और समझ के साथ एक्सेप्ट कीजिए।